हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसका कि मैं आज पार्ट 11 अपलोड करने जा रहा हूँ। और इसके पहले अभी तक मैंने 17 पेज तक क्रिएट कर दिए हैं। आज मैं 18वां पेज इस पर क्रिएट करूँगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल परमहंस है और इसके पहले के पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र पर रखने पर द्विध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका मैंने आपको पूरा डेरिवेशन किया था और यहाँ पे हमारा जो बल आघूर्ण निकल करके आया था वो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा आया था। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी। केस फर्स्ट कंडीशंस थी और ये केस सेकंड कंडीशन थी। इसमें मैंने आपको साम्यावस्था, लंबवत और समांतर प्रति समांतर के बारे में बताया हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ। उस पर हम ज्ञात करेंगे कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र पर किसी द्विध्रुव को घुमाया जाए, ठीक है, जैसे कि ये हमारा जो है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस मानते हैं पहले हमारा वैद्युत क्षेत्र ये था, ये द्विध्रुव हमारा ये था। दो आवेशों को एक दूरी पर रख करके द्विध्रुव का निर्माण किया गया। अब फिर यदि हम इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, ये इसको हमने इस प्रकार से घुमा दिया। ठीक है, ये यानी कि इस प्रकार जब हमने घुमाया तो इसकी जो डायरेक्शन होगा ये, तो इसको इस प्रकार से घुमाने में जो हम कार्य करते हैं उस कार्य के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वही कार्य मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, हम देखते हैं कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। अब इस पर हमने एक द्विध्रुव रखा हुआ था, तो यहाँ पर ये थीटा कोण बना रहा था। ठीक है, तो मान लेते हैं ये था हमारा थीटा वन कोण था। ठीक, अब इसको हमने और घुमा दिया तो जो इसका घुमाव होगा, अब देखिए, अब ये विद्युत क्षेत्र से जो इसका एंगल बन जाएगा वो कुछ ये बन गया एंगल इसका। ठीक है, अब जो ये एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, ये हमारा थीटा वन से थीटा टू हो जाएगा। आया समझ में आपको। इसके बाद में अब हमको इस पर निकालना है कि डी थीटा, यानी कि हमारा जो कितना कोणीय विस्थापन हो रहा है। ठीक है, हमको इसमें अपना कोणीय विस्थापन निकाल लेना है। तो कोणीय विस्थापन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि जो हमारा डी थीटा निकल करके आएगा वो होगा डी थीटा इज इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन। ये हमारे डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हमने इसका जो हमारा जो घुमाव था वो कितना, वो देखिए हमारा ऑलरेडी यहाँ तक था। तो जो हमारा घुमाव हो रहा है ये हमारा घुमाव केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हो रहा है और यही हमारा डी थीटा होगा। ठीक है, अब इतनी चीज आपको समझ में आई। अब हमको इसमें, हमने इसको ऐसे घुमाव तो दिया, लेकिन इसको घुमाने में जो हमारा कार्य होता है वो कितना होता है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा एक थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि माना माना किसी द्विध्रुव अब देखिए द्विध्रुव क्या होता है, P होता है, जो कि P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, यही होता है। तो इसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। द्विध्रुव P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए एक समान
एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश में θ1 से θ2 कोण तक घुमाया जाता है। तो घुमाने में क्या घुमा, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब ये आपको निकालना है, किया गया कार्य क्या होता है, W यानी कि वर्क। अब ये हमको इसमें किया गया कार्य निकालना है, इतना हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको 11th की कक्षाओं पर ले चलता हूँ, जहाँ पर हमको पता था कि कार्य क्या होता है और कार्य की डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि जो कार्य होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ये फार्मूला कब अप्लाई होता है, जब हमारा रेखीय गति करता हुआ कोई कार्य हम निकालते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और ये ऐसे सीधी रेखा में चल रही हो, तो यहाँ पर हम इसका कार्य निकालेंगे। अब हमें यहाँ पर कार्य क्या निकालना है, ये एक प्रकार की कोणीय गति कर रही है। ठीक है, तो कोणीय गति में कार्य जो होता है, वो कोणीय गति के लिए कार्य का जो फार्मूला था वो था हमारा कार्य बराबर बल की जगह पर हम क्या लेते हैं, बलाघूर्ण और विस्थापन की जगह में क्या लेते हैं, क्योंकि ये कोणीय गति कर रहा है तो विस्थापन की जगह पर ले लेंगे कोणीय विस्थापन। क्लियर हो गया। तो इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए बच्चों हम इस विद्युत क्षेत्र पर किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा हो रहा है ये कार्य है। अब इसको हम थोड़ा सा जब घुमा रहे हैं तो कार्य जो हो रहा है बहुत कम कार्य हो रहा है, जिसको कि हम बोलेंगे अल्प कार्य बोलेंगे। तो किसी भी चीज को अल्प कार्य, जैसे कार्य है और जैसे कार्य मानते हैं हमारा W है, और इसको हम W यानी कार्य से इसको यदि हम अल्प कार्य में करेंगे तो, क्योंकि ये एक छोटे एंगल पर घूम रहा है और छोटे एंगल पे घूमेगा तो अल्प कार्य करेगा। अब मानते हैं यदि इसका संपूर्ण कार्य निकाले या बड़ा कार्य निकाले तो कम से कम इसको ज्यादा एंगल में इसको घुमाना पड़ेगा, बिल्कुल हल्का सा घुमा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्प कार्य होगा। ठीक है, जो कि हम निकालेंगे अल्प कार्य यानी कि DW। यदि संपूर्ण कार्य निकालेंगे तो केवल W, और ये अल्प कार्य है तो क्या हो जाएगा DW। ठीक है, बराबर फार्मूला क्या था, बलाघूर्ण हमारा क्या होता है टाउ इंटू कोणीय विस्थापन मैंने अभी आपको बताया ये है हमारा DW, तो टाउ इंटू क्या हो जाएगा d थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमको अल्प कार्य तो नहीं निकालना, हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे कार्यों को यानी अल्प कार्य है, छोटा छोटा कार्य निकाल करके एक संपूर्ण कार्य बना लेंगे। तो हमको ज्ञात है कि अल्प कार्य को संपूर्ण कार्य में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका समाकलन करना पड़ता है। ठीक है, यदि हम इस अल्प कार्य का समाकलन कर दें तो हमको इसका संपूर्ण कार्य निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैथ यूज हो रही है, तो जिन लोगों को मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए थोड़ा सा इस जगह पर समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि वह समझ जाए। तो यहाँ पर हम इसका अल्प कार्य निकालने के लिए, हाँ अल्प कार्य से इसका संपूर्ण कार्य जब बदलेंगे तो यहाँ इसका क्या कर देंगे, समाकलन
कलन यानी इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर, तो समाकलन तो हमने डी डब्लू का समाकलन कर दिया, तो समाकलन का निशान ये हो गया। ठीक है, ये देखिए ये समाकलन का निशान है, तो डी डब्लू इधर टाउ इंटू डी थीटा का भी हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखा देंगे θ1 से θ2 की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे समाकलन θ1 से θ2 और टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब हमको पता है टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो हम क्या करें, हम टाउ की वैल्यू रखा देते हैं पी ई साइन थीटा। तो अब ये हमारा डी, जब हम इस पे डी लगाते थे तो अल्पकार दरअसल, अब हमने इसका क्या कर लिया, संपूर्ण कार्य निकाल लिया। जब इसका डी डब्ल्यू का समाकलन कर दिए तो ये संपूर्ण कार्य यानी कि किस में चेंज हो गया, डब्ल्यू में चेंज हो जाता है ये। ठीक है, संपूर्ण कार्य हो गया। अब इस पे हम इनकी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो ये समाकलन θ1 से θ2, अब टाउ की जगह हमने रख दिया पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। समझ में आया इतना? अब देखिए, ये जो P इंटू ई है, ये द्विध्रुवागुण, ये हमारा जो है द्विध्रुवागुण है, और ये वैद्युत क्षेत्र है, तो इसका समाकलन नहीं होगा, तो हम इसको समाकलन के निशान से बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, W इज इक्वल टू, हमने P और E को समाकलन से बाहर ले लिया, तो अब समाकलन के अंदर क्या बचेगा, θ1 से θ2, और अंदर बचा साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, अब हम यहाँ पर समाकलन करते हैं। ठीक है, तो अब समाकलन में हमको इस साइन थीटा का जो समाकलन डी, ये इस थीटा के रिस्पेक्ट में हमको समाकलन करना है, तो इसका एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा का, मैथ वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि जब हम साइन थीटा का किसी थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन करते हैं तो उसका मान माइनस का कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसका इसके रिस्पेक्ट में समाकलन कर दिए, तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो इसकी जगह पे हम माइनस कॉस थीटा रख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा जब हम रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बनेगा W इज इक्वल टू P इंटू ई। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसके रिस्पेक्ट में समाकलन कर दिया, तो समाकलन का निशान हट जाएगा और एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन किया तो आया हमारा माइनस का कॉस थीटा। ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और यहाँ पर इसकी लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या थी, θ1 से θ2। अब देखिए, इसकी लिमिट को हम एक एक करके रखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी अपर लिमिट को रखेंगे और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। ठीक है, तो अपर लिमिट सबसे पहले होगी तो माइनस कॉस θ2, और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस θ2 और माइनस का माइनस कॉस θ1 हो जाएगी इसकी लोअर लिमिट। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा W इज इक्वल टू पी ई। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचेगा, सबसे पहले हम अपर लिमिट को रखते हैं, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे और फिर माइनस करके इसका गुणा इसमें करा देंगे। तो पहले हमने माइनस कॉस थीटा का जब θ2 में गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा कॉस θ2, ये हमने थीटा की लिमिट रख दी, θ2 रख दी। ठीक है, अब इसके बाद में फिर माइनस लगाया और लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट में θ1 है तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस θ1। इतना समझ में आया आपको? फिर देखिए फिर क्या होता है, इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू P इंटू ई
और यहाँ देखिए ये माइनस कॉस थीटा टू है, तो इसको हमने लिख दिया माइनस कॉस थीटा टू। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा वन। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू पी ई और ब्रैकेट के अंदर हम कॉस थीटा वन पहले लाते हैं और कॉस थीटा टू को बाद में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा वन। अब ये कॉस थीटा टू माइनस का था, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा टू रख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा किया गया कार्य निकल आया कि जब हम किसी द्विध्रुव को समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है वो कार्य हमारा होता है W बराबर पी ई, जहाँ पर P क्या है, द्विध्रुव है, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और कॉस थीटा यानी कि पहले जितने डिग्री पर था उसके बाद में उसको कितने एंगल से कितने एंगल तक कॉस थीटा टू होता है, तो यहाँ पे हम कॉस की वैल्यू रखेंगे। तो ये हमारा किया गया कुल कार्य निकल आया। तो इस डेरिवेशन को आप लोग बहुत अच्छे से एक दो बार अपनी कॉपी पर लगाइएगा, बहुत ही सिंपल ढंग से ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये डेरिवेशन अधिकांश बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अब जो टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप लोगों को कायदे से अपने टॉपिक पर, अपने कॉपी पर, फेयर पर करना है, ताकि आपको ये चैप्टर का जो ये पार्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बड़ी ही आसानी से आ जाए। अब स्टूडेंट्स, अब इनमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो इसकी भी कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यानी कि इस फार्मूले के बाद में भी अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यूएं होती हैं वो होती, देखिए यदि कहता है कि इसको साम्यावस्था से 60 डिग्री 90 डिग्री या ऐसी कंडीशन पर घुमाते हैं तो वहाँ पर कार्य की वैल्यू क्या आएगी, तो उस कार्य की वैल्यू को हमको निकालना है। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कार्य जो है वो कहाँ पर कितना अधिक और कहाँ पर कितना कम आएगा। तो यदि आप कंडीशंस को यानी इनके केसेस को समझ जाएंगे तो आप सवाल को जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आपको अभी अपनी कॉपी पर सॉल्व करना है। अब मैं इसकी आपको विशेष स्थितियां बताता हूँ, ठीक है। क्या बताता हूँ, विशेष स्थितियां, ठीक है, विशेष स्थितियां। तो इसकी स्थितियां सबसे पहले मैं स्थिति फर्स्ट लेता हूं, यानी कि केस फर्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट में हमको क्या कहेगा कि जब हम द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा वन बराबर जीरो, ठीक है, साम्यावस्था जब उसका एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो वो होगी साम्यावस्था में। तो साम्यावस्था यानी थीटा वन बराबर जीरो हो और जीरो से थीटा तक घुमाए तो किया गया कार्य क्या होगा, तो वो मैं आपको निकाल करके यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट में कि जब द्विध्रुव को स्थायी साम्य अवस्था, अब स्थायी साम्य अवस्था मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया कि कितने एंगल कोण पे होगा, तो वो यहाँ पे यानी थीटा वन बराबर जब जीरो होगा तो वो स्थायी साम्य अवस्था में होगा। स्थायी साम्य अवस्था यानी थीटा वन बराबर जीरो से थीटा टू बराबर, मानते हैं इसको किसी एंगल तक ले जाते हैं, थीटा तक ले जाते हैं, तक घुमाने में किया गया कार्य। तो अब देखिए फार्मूला हमारा है,
अब हमको थीटा 1 की वैल्यू पता है 0 और थीटा 2 की वैल्यू पता है थीटा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा फार्मूला निकल करके आया है, ये फार्मूला क्या है, W बराबर P cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यहाँ थीटा 1 की वैल्यू रखा देंगे और थीटा 2 की वैल्यू रखा देंगे तो हमारा कार्य निकल आएगा। तो हमें पता है, या हम लिख सकते हैं कि हमें ज्ञात है कार्य W बराबर PE और ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये हमारा फार्मूला होता है, जहाँ थीटा 1 बराबर 0 है और थीटा 2 बराबर थीटा है। तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, 1 की और 2 की थीटा की वैल्यू रखा देंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PE cos थीटा बराबर 0, तो ये हो जाएगा cos 0 माइनस और थीटा 2 बराबर है थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जहाँ हमें पता है, अब हमको cos 0 का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो cos 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ cos 0 अंश बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 रखा सकते हैं, तो ये हो जाएगा W बराबर P इंटू ई, और यहाँ ब्रैकेट में इसकी जगह पे 1 माइनस cos थीटा। तो ये हमारा कार्य आ गया, कब, जब थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर थीटा तक ले जाए। यानी कि ये हमारी केस फर्स्ट अप्लाई हो गई। ये आपको तीनों केसेस याद रखने हैं, मैं आपको 3 केसेस बताऊंगा और तीनों केसों को यहाँ पर आपको याद रखना है। अब इसके बाद में मैं आपको केस 2 बताने जा रहा हूँ। केस 2 में थीटा 1 की और थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए केस 2 में कि यदि द्विध्रुव, जो हमारा जो द्विध्रुव है, उसको स्थायी साम्यावस्था से थीटा 2 बराबर 90 डिग्री तक घुमाया जाए तो कार्य। तो स्थायी साम्यावस्था, देखिए थीटा 1 को यदि स्थायी साम्यावस्था बोलता है तो उसको आप 0 डिग्री ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर रख देते हैं कि यदि केस सेकेंड के अनुसार यदि द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से, अब यहाँ स्थायी साम्यावस्था है, ये स्थायी साम्यावस्था है, तो थीटा 1 क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और से थीटा 2 बराबर 90 डिग्री, ठीक है, तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य। तो यहाँ पर किया गया कार्य हमको निकालना है, तो फिर से हमें फार्मूला पता है, तो यहाँ हमने रख दिया फार्मूला W बराबर PE और cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये हो गया। अब यहाँ पे थीटा 1 क्या है, स्थायी साम्यावस्था है, थीटा 1 क्या होगा, 0 होगा, और थीटा 2 कितना है, 90 डिग्री, तो थीटा 2 की जगह हम 90 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर PE cos थीटा 1 स्थायी साम्यावस्था यानी cos 0 माइनस cos 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि cos 0 बराबर होता है कितना, 1 होता है, और cos 90 बराबर होता है 0, ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको, इनकी वैल्यू को हमको इसमें रख देनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W बराबर PE, और इनकी हमने वैल्यू पुटअप कर दी,
तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 90 का 0। तो 1 में जब आप 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू P इंटू ई और इंटू में 1 और 1 का जब किसी उसमें गुणा कराएंगे तो जो कार्य होगा वो होगा P इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कार्य केस 2 में जब साम्य अवस्था से इसको 90 डिग्री तक घुमाते हैं तो वहाँ पर कार्य हमारा ये निकलता है। ठीक है, अब हम केस थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो केस थर्ड में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो केस थर्ड की बात करें तो यहाँ पर देखिए कहता है कि जब, अभी मैं इससे रिलेटेड आपको एक सवाल भी दूंगा और आपको उस सवाल को भी करना है। ठीक है, तो इसमें कहता है जब द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था स्थायी साम्यावस्था यानी कि 0 डिग्री, आपको ध्यान रखना है स्थायी साम्यावस्था यानी θ1 बराबर 0 डिग्री से θ2 बराबर 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो अब θ1 बराबर 0 से θ2 बराबर 180 तक घुमाने में किया गया कार्य, तो वही फार्मूला पहले हम लिखेंगे W बराबर पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये हमारा फार्मूला होता है। अब θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पर हम रखा देंगे। तो W बराबर, तो ये हो गया P इंटू ई और यहाँ पे ये हो गया हमारा कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए हमको पता है कि कॉस 0 का मान, जो कि हम ऊपर भी लिखते चले हैं, कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 180 का मान होता है माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो ये आप मान आपको याद रखने हैं। वही बोल रहा था कि मैथ वाले स्टूडेंट्स को तो ये थोड़ा सा सरल लगेगा, लेकिन जो बायोलॉजी के हैं तो उनके लिए थोड़ा सा समस्या हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई विशेष कठिन नहीं है, ये बहुत ही आसान। तो दोनों वैल्यूओं को हम यहाँ पे 1 रख देते हैं और यहाँ पे माइनस का 1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा W बराबर P इंटू ई और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस और 180 का मान माइनस का 1 रखा दिया। ठीक है, ये माइनस इसका लगा दिया। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा W बराबर P इंटू ई, अब देखिए यहाँ पे ये है 1 कर दिया, अब माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा प्लस होगा, हो जाएगा तो 1 प्लस 1, ये कंडीशंस बनी। तो हो जाएगा W इज इक्वल टू पी ई और ब्रैकेट में था तो यानी कि गुणे में हो जाएगा, एक और एक जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि W बराबर हो जाएगा 2PE। ये आ गई हमारी थर्ड कंडीशंस। तो यदि आपके न्यूमेरिकल्स में ऐसी कोई भी कंडीशंस मैच करती हो तो आप वहाँ पर, यदि पहली कंडीशंस मैच करती है तो वहाँ पर आप इस फार्मूले को लगाएंगे, दूसरी कंडीशन मैच करती है तो वहाँ पर आप इस फार्मूले को लगाएंगे और तीसरी कंडीशन मैच करती है तो वहाँ पे आप फार्मूले को इसको लगाएंगे। अब देखिए इन तीनों कंडीशन में जो सबसे अधिक कार्य हो रहा है वो किस में हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये PE1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर W बराबर P इंटू ई और यहाँ पर ये, तो इस कंडीशन पर ये जो है थर्ड कंडीशन यानी कि 180 और 180 का मतलब ये समांतर था, इसको घुमा करके इसके प्रति समांतर यानी कि ये पूरा ये हो गया, ऐसे हो गया है ना। ये देखिए ये मान लीजिए निब अभी इसकी इधर को है, अब इसको हमें 180 डिग्री एंगल पर घुमाना है तो इसकी निप इधर है तो इसके समांतर, इसको हम इधर प्रति समांतर कर देते, तो घूमते घूमते ये एंगल जो है हमारा
कोणीय विस्थापन बढ़ता जाएगा और जितना कोणीय विस्थापन बढ़ेगा उतना कार्य अधिक होगा और ये हो गया। तो ये 180 डिग्री में घूम गया। तो यहाँ पर इस कंडीशन पर सबसे, ठीक है, इस कंडीशन पर जो होगा वो सबसे अधिक कार्य होगा, सबसे अधिक कार्य होगा किसमें, केस थर्ड में। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देता हूं, एक न्यूमेरिकल देता हूं, उसको मैं आपको कोई भी हिंट नहीं दूंगा और उसको आपको अपने आप ही सॉल्व करना होगा। तो उस न्यूमेरिकल्स को मैं इस पेज पर लिखे देता हूं, ठीक है, फिर इसके बाद में इसको आप सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करके इसकी फोटो को भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि यदि किसी 1 माइक्रोकूलाम आवेश, ठीक है, यहां लिख देते हैं कि यदि किसी 1 माइक्रोकूलाम आवेश तथा 1 सेंटीमीटर की दूरी वाले द्विध्रुव को पाई विस्थापन दिया जाता है, पाई विस्थापन दिया जाता है, तो इस विस्थापन के लिए, तो इस विस्थापन के लिए किए गए कार्य की गणना करो। हमको इस विस्थापन में किए गए कार्य की गणना करना है, जहां E बराबर 1.5 वोल्ट प्रति मीटर है। तो देखिए दोस्तों, बच्चों, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा मैं इसमें कुछ हिंट देता हूँ, बाकी आपको करना है। सबसे पहले हमको जो कार्य निकालना है उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे W = PE और फिर cos θ1 माइनस cos θ2। ये होता है वैसे कार्य का फार्मूला, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन पे हमारी कौन सी कंडीशंस, जो कार्य की कौन सी कंडीशंस अप्लाई हो रही, बस उसी कंडीशन को हम अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर θ1 जो कि साम्यावस्था है तो θ1 0 हो जाएगा और θ2, तो θ2 को कितना विस्थापन दिया जा रहा है, पाई विस्थापन। और हमको पता है कि जो पाई का मान होता है कितने अंश होता है, तो पाई का जो मान होता है वो 180 अंश होता है। तो θ2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180 अंश और θ1 की वैल्यू आ जाएगी 0 अंश, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पर, ठीक है, ऐसी कंडीशन पर जो हमारा कौन सा केस अप्लाई हो जाएगा, केस थर्ड की पोजीशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और केस थर्ड में क्या था कि W = 2PE। यदि हम इस कंडीशन को सॉल्व कर लें तो हमारा कार्य निकल जाएगा। तो इसमें देखिए E का मान जो कि ये दिया हुआ है और P का मान नहीं दिया। P की जगह हमको आवेश दिया है यानी कि Q दिया है। Q कितना दिया है, 1 माइक्रोकूलम।
तो 1 माइक्रो कूलाम, इसको हम कूलाम में चेंज कर लेंगे। इसके बाद में इसकी दूरी 2a का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो हमको पता है P बराबर होता है Q इंटू 2a। इस फार्मूले से पहले हम P निकाल लेंगे, और P निकालने के बाद में, P को निकालने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, कंडीशन थर्ड W बराबर 2PE से डायरेक्ट इसका कार्य निकाल लेंगे, या तो इस फार्मूले को अप्लाई करके डायरेक्ट इसका कार्य निकाल लेंगे। तो आंसर आपको बताने हैं, और मैंने आज आपको इसमें ये बताया जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इस डेरिवेशन को आपको पूरी तरह से याद कर लेने हैं। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। जैसा कि हम बार बार अपने चैनल पर कहते आ रहे हैं कि हमारे चैनल पर आपको पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि आपको सिखाया जाता है, जो कि कभी नहीं भूलता। और मैं यही कहता आता हूँ कि जो साइंस होती है वो पढ़ने की नहीं, वो सीखने और समझने की चीज़ होती है, जो कि यदि आप उसको सीखते हैं तो वो कभी नहीं भूलती है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा डेरिवेशन किया। इसके बाद में ये केस फर्स्ट स्थिति बताई, केस सेकेंड स्थिति बताई, केस थर्ड स्थिति बताई। इसके बाद में स्थिति बताने के बाद में मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक इस क्वेश्चन दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि ये मांग कर रहे हैं कि सर कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनाइए। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो वीडियो बनाते हैं उनको अपलोड करने में बहुत समय जाता है। जो हमारा आधे घंटे 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो अपलोड होने में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बहुत कम अपलोड हो पाते हैं। इस वजह से अभी हम 1 घंटे का वीडियो नहीं बना सकते हैं। यदि नेटवर्क प्रॉब्लम सही हो जाएगी तो हम 1 घंटा या उससे ऊपर का भी वीडियो हम आपको बना करके आपको अपनी क्लासेस देंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अब विदा लेता हूं, और जाते जाते आपको बोल देता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल राहुल परमहंस इस चैनल यूट्यूब चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे को शेयर करते रहें। ठीक है, तो बच्चों, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।